वेलकम बैक गाइस। तो आरआरबी एनटीपीसी बेस्ट यहाँ पर जो हमारा ये सेशन चल रहा है उसके यहाँ पर हम 9वें क्लास में आज यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो एक यहाँ पर बेहतरीन आरआरबी एनटीपीसी बेस्ट आप लोगों को क्लास दी जा रही है जिसमें कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है और इसे जो सॉल्व किया जा रहा है बेहद ही सुपर लॉजिक तरीके से किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय बचाने में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बेहद इम्पोर्टेंट मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी बेस्ट के जितने भी क्लासेस दी गई हैं, आप सभी क्लासेस को अगर देखना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी सीरीज को, एक सीरीज 1 से लेकर के अब तक की जितनी भी सीरीज दी गई है सभी को एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया है। तो आप इसे जाकर एक तरफ से देखकर अपने सारे सवालों को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं और उसे आराम से देखें। तो आइए आज के सेशन में यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले। तो आज के सेशन का यहाँ पर जो पहला सवाल है वो आपका एक डाटा का ही सवाल है। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले लोग सवाल को पढ़ लें। निम्नांकित सारणी 4 पर्यटक बसों 1, 2, 3 और 4 द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच अपने गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाती है। तो यहाँ पर 4 पर्यटक बस हैं, जो कि आपको यहाँ पर बस 1, 2 और 3 और 4, आपको ये 4 बस यहाँ पर दी गई है। और शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल अलग अलग दिनों में आपके यहाँ पर सभी के द्वारा इस जगह पर ये तय की गई दूरी किलोमीटर में दी गई है। जितनी भी दूरी है वो आपके यहाँ पर किलोमीटर में दी गई है। तो इस जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न इस डाटा का है कि सभी 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा। तो यहाँ पर छात्र सभी 5 दिनों में किस बस का औसत सबसे कम रहा, तो औसत उसी का सबसे कम होगा जिसकी योगफल सबसे कम होगी। यानी कि जो बस सबसे कम दूरी तय की होगी उसकी औसत भी सबसे कम रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले योगफल पे ध्यान देंगे। अगर हमने देखी बस 1 की अगर सभी दूरी को एक हम अनुमानित तौर पर अगर इसका योग निकाल दें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बस 1 ने 7, 5, 12 और ये लगभग 5 हो गई, तो 5, 17, 22, 4, 26, ये लगभग 2650 किलोमीटर के आसपास चल रही है। अब अगर हम दूसरी बस को देखें तो 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, ये लगभग आपके 2550 किलोमीटर के आसपास चल रही है। जब हम इस बस को देख रहे हैं तो 7, 6, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 4, 27, ये आपके 2800 किलोमीटर के आसपास चल रही है। और इस बस का 11, 6, 17, 17, 5, 22, 5, 2750, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखी जाए तो आपके जो 2 नंबर के बस हैं उसकी ही दूरी यहाँ पर सबसे कम तय की गई है, यानी कि इसकी ही औसत सबसे कम होगी। यानी कि जो बस 2 है, बस 2 के 5 दिनों में औसत सबसे कम रहा। अब यहाँ पर जो इसका अगला सवाल है, किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी। किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी। तो यहाँ पर हम लोगों को दिन के हिसाब से देखनी है। जैसे कि यहाँ पर शुक्रवार को इस तरह से दूरी है, शनिवार को आपको इस तरह से दूरी दी गई है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किस दिन अधिकतम दूरी तय की गई है सभी चारों बस मिलकर। तो यहाँ पर अगर आप देखी जाए तो हमें उस आंकड़ों को देखना है, उस दिन को देखना है जहाँ पर कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दूरी चली गई वाली दिन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मंगलवार में अगर देख ले तो 7, 4, 11, 7, 18, 5, 2300 किलोमीटर मंगलवार को चारों ने मिलकर तय की है। और यहाँ पर अगर देखी जाए तो इसके भी आंकड़े पर हम लोग ध्यान दें तो 6, 6, 12, 6, 18, 5 और ये 2310 किलोमीटर चली है। अगर हम यहाँ पर सोमवार को देखें तो सोमवार को ये सभी मिलकर 2310 किलोमीटर चली है। और मंगलवार को यहाँ पर आपके 14, 5, 19, 4, 2300 ही हो रही है। और इस प्रकार अगर हम बाकी दिन में देखें
तो यहाँ पर तो आंकड़े कम लग रहे हैं, 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पर ज़्यादा इसलिए अगर देखी जाए तो आपके जो सोमवार का दिन है, सोमवार को ही आपको यहाँ पर सबसे अधिक यानी कि 2310 किलोमीटर चली गई है। तो यानी कि आपके किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई कुल दूरी अधिकतम थी? तो सोमवार को अधिकतम थी, और सोमवार को टोटल कितनी दूरी तय की गई है? 2310 किलोमीटर तय की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी में एक क्रमिक वृद्धि देखी है। मतलब बच्चों यहाँ पे सवाल को समझना है कि किस बस के द्वारा शुक्र से मंगलवार तक तय की गई दूरी में क्रमिक वृद्धि। क्रमिक वृद्धि मीन्स यहाँ पर सवाल को समझना है, क्रमिक वृद्धि मीन्स कि हर दिन वो पहले वाले से कुछ ना कुछ ज़्यादा चली है, उसमें वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अगर डाटा पर ध्यान दें तो अगर हम देखें बस एक को, तो पहले ये 450, फिर 500, फिर 490, तो यहाँ पर ये तो घट गया, तो क्रमिक वृद्धि नहीं है। अगर हम बस 2 की बात करें तो ये इसमें शुक्रवार शनिवार दोनों की दूरी बराबर है, तो क्रमिक इसमें जो है वृद्धि नहीं हुई है। और अगर हम बस 3 की बात करें तो ये 475 से 500, 525, फिर 600 और 700। अगर यहाँ पर देखी जाए तो इस बस में प्रतिदिन थोड़ी ना थोड़ी दूरी में वृद्धि हुई है, जबकि चौथे नंबर बस में भी 500 के बाद 650 और 600 यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं है। तो इसका मतलब जो तीसरी बस है वो आपके प्रतिदिन अपने पिछले वाले दिन से कुछ ना कुछ अधिक दूरी तय की है। तो यहाँ पर आपके इस सवाल में कि किस बस के द्वारा सोमवार से मंगलवार तक तय की गई दूरी से क्रमिक वृद्धि देखी, तो ये आपके बस 3 में, क्योंकि हर दिन अपने पिछले वाले दिन से थोड़ी ना थोड़ी दूरी को इसने अधिक बढ़ाया है, तो ये क्रमिक वृद्धि देखी है। तो इस प्रकार से इस डाटा का यहाँ पर ये 3 ही सवाल थे इसमें। तो उम्मीद है कि इस डाटा को आप लोगों ने अच्छे तरह से समझा होगा। और यहाँ पर क्या है कि डाटा को सॉल्व करते समय आपको कुछ अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर सभी चीज़ आप टोटली कैलकुलेशन पर निकालना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, आपका समय ज़्यादा इसमें वेस्ट होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। और एक बात और मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या होते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की खास करके सिलेबस में आपके मैथ के जो लेवल्स होते हैं वो थोड़े से मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, जिन स्टूडेंट्स के कैलकुलेशन प्रॉब्लम में अगर दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन अगर अच्छा हो और रेगुलर अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी चांसेस ज़्यादा होती है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने की। क्योंकि अगर आप रेगुलर सेट सॉल्व करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और सवाल के स्ट्रेटजी को समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए बच्चों आप लोग कोशिश करें कि हर दिन कुछ ना कुछ सेट बनाएं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब यहाँ पर स्क्रीन पर इस सवाल को हम पढ़ते हैं। पी, क्यू और आर एक कार्य क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी कि आपके जो P है, P इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। Q इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। और जो आपके R जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। तो यहाँ से सवाल है कि P प्रतिदिन कार्य करता है, Q और R P के साथ प्रथम दिन से क्रमागत दिन पर शुरू करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा काम मान लेते हैं। अगर यहाँ पर इसकी एलसीएम 30 हो जाएगी तो इसका मतलब P हर रोज़ 3 काम कर रहा है, Q हर रोज़ 2 काम कर रहे हैं और R 30 एकम 30, यानी कि R हर रोज़ एक ही काम कर पाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि P प्रतिदिन कार्य करता है, तो आपने देखा कि P प्रतिदिन कार्य कर रहा है और Q और R P के साथ प्रथम दिन से क्रमागत दिन पर शुरू करते हैं, यानी कि पहले दिन आपके P प्लस Q और दूसरे दिन आपके P प्लस R करते हैं।
इस प्रकार से ये लोग क्रमागत दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके P प्लस Q करेंगे तो आपके 3 और 2 ये 5 काम करेंगे, और जब P और R मिलकर करेंगे तो 3 1 यहाँ पर 4 काम होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर यहाँ पर 2 दिन में P कितने बार आए, 2 बार P, और आपके 1 बार Q और 1 बार R, ये सभी मिलकर यहाँ पर टोटल कितने काम किए, यहाँ पर टोटल इन लोगों ने 9 काम किया। तो इसी प्रकार से आपके अगर हम यहाँ पर 4 दिन करेंगे तो 9 दूनी 18, और अगर हम 2 तिया अगर 3 दिन इसको ट्रिपल कर दें तो 2 तिया आपके 6 दिन, तो 6 दिन में आपके हो जाएंगे 9 तिया 27 काम। यानी कि 6 दिन में अगर इस तरह से काम होती रहेगी तो P और Q 5 काम कर रहे हैं, P और R मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो यानी कि 2 दिन में आपके यहाँ पर 2 दिन में टोटली 5 4 9 काम हो रहे हैं। तो जब 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं तो 3 गुना करने पर 6 दिन में आपके 9 तिया 27 काम हो जाएंगे, और टोटल काम यहाँ पर तो 30 है, तो 27 अगर काम हो गए तो आपके कितने काम बच गए, यहाँ पर 3 काम बच गए। तो अगर इस 3 काम को फिर P और Q मिलकर करेंगे तो P और Q मिलकर 5 काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके 7वां दिन होगा तो 7वां दिन में आपका पूरा काम नहीं होगा, तो ये जो 3 काम बचेगा उससे P और Q मिलकर 3/5 दिन में कर देंगे। तो यहाँ पर जो कुल समय लगेगा, कुल समय आपके हो जाएंगे 6.3/5 दिन। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि 6 दिन तक तो इस लोगों के हिसाब से इस तरह से काम चलती रहेगी और उसके बाद जो 7वां दिन होगा, 7वां दिन में आपके पास तो 3 ही काम बचते हैं। तो 3 काम के लिए जो P और Q आएंगे तो वो एक दिन में तो 5 काम कर सकते हैं, इसलिए ये 3/5 दिन में ही ये पूरा काम कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक निश्चित धनराशि P का 8% प्रतिवार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का यानी मूलधन, तो P का 9/16वां भाग है। तो आपने यहाँ देखा कि जो प्रतिवार्षिक दर पर साधारण ब्याज जो होता है वो P का 9/16वां भाग है। यदि R वर्षों की संख्या N के बराबर हो, यानी R मीन्स यहाँ पर दर, और वर्षों की संख्या N ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि अगर R अगर 3% है या 4% है तो समय भी 3 या 4 वर्ष। अगर R 3% तो समय 3 वर्ष, R 4% तो समय 4 वर्ष। इसका मीनिंग्स यहाँ पर ये निकलता है। तो यहाँ से हम लोगों को अब ये देखनी है कि आपके जब भी ऐसे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो भी, चूँकि यहाँ पर रेट, और अगर रेट को हम लोग x मानते हैं तो आपके जो टाइम है वो भी x हो जाते हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज देंगे तो वो आपके समय और रेट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर हमने 3% से 2 साल में ली होगी तो आपके 6 आपके हो जाएंगे %, और अगर हमने 3 साल 3% के हिसाब से ली तो 3 या 9% देना होगा। तो यहाँ पर अगर x वर्ष के ले लिए तो x² हो गए, तो x² यहाँ पर आपके कितने हो जाते हैं, P का 9/16 यानी 9/16 हो गए। x² अगर 9/16 हो जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसे % में बदल देंगे, तो आपके x बराबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे रूट अंदर 9/16 × 100। तो यहाँ से हमने देखा
कि आपके 4 चौके 16 और 4 से ये आपके 25 बार में कट जाएंगे। या फिर यहाँ से स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी कर लोगे बिना कटाए हुए, तो डायरेक्ट अगर 9 की वर्गमूल देखी जाए तो 3, 10 की वर्गमूल देखी जाए तो 10 और 16 की वर्गमूल देखी जाए तो 4। तो इस तरह से आप रूट से बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके 2 दूनी ये 4 हो जाएगी, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पर हो गए 15/2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7.5%। तो यहाँ पर जो n का मान या r का मान दोनों ही 7.5% हो जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को आपने समझा, क्योंकि रेट और वर्ष दोनों बराबर जब भी रहेंगे तो यहाँ पर जितने भी गुना आपकी दी जाएगी, जैसे कि p का 9/16 भाग है, तो ये आपके x² बराबर हो जाएंगे 9/16, और इधर जो बट्टे 100 थी उस तरफ मल्टीप्लाई हो गए। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली 7.5%। तो उम्मीद है कि इस सवाल के लॉजिक को आप लोगों ने समझ लिया होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल आपका है कि 6400 का 25% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू से ज्ञात करेंगे। जैसे कि 25% जो होते हैं स्टूडेंट वो आपके हो जाते हैं 1/4। अगर आपने 4 रुपये रखी तो आपके 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार आपने दूसरे साल में भी आपके 4 रुपये 5 रुपये बन जाएंगे, और तीसरे साल भी आपके 4 रुपये 5 रुपये बन जाएंगे। इस प्रकार अगर इधर मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर 4 चौक 16 चौके 64, और इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125। तो आपने देखी कि अगर आपने 64 रुपये रखी है तो वो 64 रुपये आपके 125 रुपये बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 6400 रुपये रखी है, यानी कि इससे 100 गुना ज़्यादा। तो अगर ये 100 गुना ज़्यादा है तो ये 100 गुना ज़्यादा करने से आपके 12,500 हो जाएंगे। तो 12,500 हो गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से आपके 6400 माइनस कर लेंगे। तो 6400 जब आप इसमें से माइनस कर लोगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 6100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ब्याज जो है आपके वो ब्याज आपके हो जाते हैं 6100। तो उम्मीद है कि ये लॉजिक चक्रवृद्धि ब्याज की आप लोगों को यहाँ पर समझ आई होगी। और यहाँ पर हमने देखा कि हमें कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ लॉजिक से काम किया। तो नो फार्मूला, नो लॉजिक, नो ट्रिक, ओनली लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर आपने देखा कि फलों का क्रय विक्रय करते समय एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% की हेरफेर करता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग मैंने बच्चों आरआरबी एनटीपीसी की लगभग सभी सेट्स में इस प्रकार के जो सवाल हैं मैंने देखे हैं। तो बच्चों इस तरह के सवाल को आप लोगों को पूरी तरह से इस पर कमांड करनी होगी, क्योंकि ऐसे सवाल बराबर पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फलों का क्रय विक्रय करते समय दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% की हेरफेर करता है, तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि यहाँ पर जो सवाल की जो लॉजिक है कि जब दुकानदार फल खरीदता है तो वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, यानी 100 किलो के जगह पर वो वहाँ पर 122 किलो यानी 22% की हेरफेर कर देता है। तो 100 की जगह पर वो 122 किलो फल ले लेता है। लेकिन जब वो बेचता है तो 22% की हेरफेर 100 रुपये के जगह पर वो ग्राहक से 122 रुपये ले लेता है। तो दोनों तरफ वो हेरफेर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसकी पूंजी कितनी जा रही है। अगर हम यहाँ पे इसे कटा दे 2 से 50 बार में, 2 से ये आपके कट जाएंगे 61 बार में, इससे भी हमने कटा दी 2 से 50, 2 से 61 बार में। अगर इसी कोई कटने वाली होती तो आप इसे कटा सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखी कि अगर इधर 2500 होते हैं तो इधर आपके 61 गुना 61 आपके हो जाएंगे 3721। तो अगर 2500 रुपये की उसने पूंजी लगाई तो वहाँ पर उसने 3721 रुपये कमाए हैं। तो हमें यहाँ पर परसेंट निकालनी है। तो अगर यहाँ पर हम 100 पर विचार करेंगे तो यानी कि इसका 25 से डिवाइड कर लेंगे
तो यहाँ पर हम भी 25 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा 25 से आपके हो जाएंगे 25 12 25 चौके 100, फिर आपके हो जाएंगे 25 अट्ठे 200, फिर आपके हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके अगर 100 रुपये लगे हैं तो आपको आए कितने 148.84, यानी कि जो आपके प्रॉफिट है वो आपके 48.84% ये आपके प्रॉफिट हो जाते हैं। यानी कि उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितने हो गए 48.84% हो गए। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस तरीके को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उसने 2500 रुपये अगर खर्च किए हैं तो 3721 रुपये कमाए, तो परसेंट में अगर देखी जाए तो यहाँ पर वो 148.84, यानी कि 48, तो 100 से 48 रुपये ज़्यादा, यानी कि लगभग 48.84% वो यहाँ पर ज़्यादा कमा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर आपको यहाँ पर दी गई है जो 1.427, इसके ऊपर यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो ये जो आपका है पुनरावृत्त दशमलव को इसको इंगित करता है, यानी कि इससे कौन सी दशमलव भिन्न बनेगी। तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई आपके जो रैंकिंग वाला सवाल होगा तो दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या होती है उसे हम लोग पूर्ण ही रहने देते हैं, यानी एक पूर्णांक हो जाएगी। और जो आपके दशमलव के बाद होते हैं जैसे कि 400 यहाँ पर 27 हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ अंकों पे तो रैंकिंग है, कुछ अंकों पे नहीं भी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि केवल 4 पर आपके रैंकिंग नहीं है। तो 4 पर रैंकिंग नहीं है तो आपके यहाँ पर जिस पर रैंकिंग नहीं होगी उसे आपने माइनस कर लेना है। और उसके बाद हमने पहले भी बताया था कि जितनी अंकों पर रैंकिंग होती है उतनी बार हमें 9 लेनी है। और अगर ऐसी भी हो कि जिस पर रैंकिंग नहीं हो तो उसके लिए हमें एक 0 लेनी पड़ती है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो नीचे आपके 3 अंक होने चाहिए। तो अगर रैंकिंग 2 ही अंक पर है तो यानी 1 अंक के लिए आपके 0 हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि 1.400 आपके 23 हो जाएंगे 4 घटाने के बाद, और बट्टे हो जाएंगे 990। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो ये आपके 3 से तो कट सकते हैं। तो 3 का 3, 3 चौके 12, 3 का 3, 141 बार में, और 3 से ये आपके कट गए 300। फिर से आप देखोगे ये 3 से कट जाएगी। तो इसको अगर हम 3 से कटाएंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 3 से 110। तो यहाँ पर हर में आपके 110 आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही आपके हर में 110 हैं। तो अगर इस तरह के ऑप्शन नज़र आए तो ज़रूरी नहीं कि आपको आगे पूरा कैलकुलेट करना है, जबकि 110 एक ही आपको हर में नज़र आ रहे हैं। तो सीधा आपका ऑप्शन बी हो गया 157/10। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या जिसका आंतरिक कोण 150 डिग्री है। तो यहाँ पर जो कोई अगर मानकर चलो एक आपके लिए बहुभुज है, तो यहाँ पर बहुभुज में इसका आंतरिक कोण 150 डिग्री दी हुई है। तो हमने बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी आंतरिक कोण 150 डिग्री होती है तो बाह्य कोण कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि बाह्य कोण और आंतरिक कोण ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर जो बाह्य कोण हो गए वो हो गए 30 डिग्री। जब भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यानी n, तो आपको 360 में बाह्य कोण से भाग दे देनी है। तो 3 से ये आपके 12 बार में कट जाएंगे। तो ये आपके यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने समझा होगा। और एक खास बात मैं बता दूं कि हमने यहाँ पर जो एक पॉलीगॉन की पूरी अध्याय यहाँ पर इसको हमने पूरी डिटेल्स में पढ़ाई है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर जाएंगे तो आपको इस चैप्टर्स की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी।
तो ज़रूर आप वहाँ पर जाकर इस चैप्टर्स का पूरा अध्ययन करें। उम्मीद है कि एक बेहतर लॉजिक आप लोगों को मिल सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 8:9 दी गई है और उसका एचसीएफ भी आपको दे दिया गया है। तो एचसीएफ यहाँ पर 6 दी गई है। तो आपसे एलसीएम निकालने को कहा गया है। तो जब भी आपके ऐसे सवाल हो कि दो संख्या का अनुपात और एचसीएफ दी गई है, तो एलसीएम निकालते समय हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। अनुपात एचसीएफ जितनी भी संख्या सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके यहाँ पर सीधे तौर पर 9×8=72 और आपके 6 गुना कर देंगे तो 432। एलसीएम यहाँ पर 432 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो बेहद यहाँ पर आप लोगों को सुपर लॉजिक यहाँ पर दी गई। अगर इस तरह के कोई भी सवाल होते हैं तो अनुपात और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सीधे तौर पर आपके एलसीएम निकल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अब पहले सवाल को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें। भानु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने और दौड़कर वापस आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट लगता है उसे। यानी को वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाता है और दौड़कर वापस आता है, लेकिन वह दोनों तरफ पैदल जाने में 8 घंटे 30 मिनट में तय करता है। तो दोनों तरफ अगर वह दौड़ कर जाए तो दौड़ कर चलने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर आपका सवाल ये कहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर वो पैदल जाता है और दौड़ कर आता है तो वहाँ पर उसे कितने लगते हैं, 6 घंटे और 50 मिनट। तो 6 आवर 50 मिनट लगते हैं। फिर आपने यहाँ पर देखा कि दोनों तरफ अगर पैदल, यानी कि अगर पैदल प्लस पैदल दोनों तरफ वो पैदल जाता है तो उसे 8 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ दौड़ कर चलने में कितना समय लगेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो दोनों तरफ पैदल यानी 2 बार पैदल में उसे 8 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, और आपने देखा एक बार पैदल और एक बार दौड़कर 6 घंटे 50 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे डबल कर लें, यानी अगर 2 बार वो पैदल जाए और 2 बार दौड़ कर जाए तो इस समय का तो इसे डबल लगेगा। तो यहाँ पर 6 घंटे 50 मिनट को अगर हम 7 घंटा मान ले तो 14 घंटे में फिर 20 मिनट घटा लेते हैं, तो यानी कि 13 घंटे और आपके हो जाएंगे 40 मिनट। यानी कि अगर वह 2 बार पैदल और 2 बार दौड़ कर जाता है तो 13 घंटे 40 मिनट लगते हैं, लेकिन 2 पैदल का तो समय 8 घंटे 30 मिनट है। तो अगर हम यहाँ से 2 पैदल का समय इसमें घटा दें, माइनस कर दें 2 पैदल, तो इसमें हम लोग 8 घंटे और 30 मिनट को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आपने देखा 8 5 13 और 40 30 10, यानी कि 5 घंटा और 10 मिनट। इसको दोनों तरफ दौड़ कर जाने में 5 घंटे 10 मिनट, यानी ऑप्शन सी 5 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो उम्मीद है इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। जब भी ऐसे सवाल हो, आपको जो एक तरफ पैदल और एक तरफ दौड़ कर जो समय दी जाती है उसे आपको डबल कर लेनी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप 11 और 13 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आयत की जो है विकर्ण की लंबाई और इसका जो आधा परिमाप है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले देखनी है कि जो इसका विकर्ण है, अगर एक हम लोग आयत बनाते हैं तो इसकी जो ये विकर्ण है वो विकर्ण तो 11 दी गई है और 13 सेमी इसका आधा परिमाप है। तो आधा परिमाप क्या होता है, जैसे कि परिमाप लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है, तो आधा परिमाप का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर 13 दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई LB की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो यहाँ से आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स कि अगर जब भी ऐसा हो तो आपको यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये आपके कितने हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ से अगर हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके हो जाएंगे 121। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो फॉर्मूला होती है वो आपके हो जाती है ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 121। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके जो l प्लस बी की वैल्यू तो 13 दी गई है, तो 13 की स्क्वायर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 169 हो जाएगी। माइनस 2lb इक्वल टू आपके हो गए 121। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 2lb की जो वैल्यू है, 2lb की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, 169 में से 121 हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके 169 में से 121 माइनस करेंगे तो 8 4 यानी कि 48 हो जाएगी। तो ये 2 से कट गए आपके 24 बार में, तो जो आपके LB हो गए वो आपके हो गए 24, यानी कि आपके 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो आपने यहाँ पर देखा कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है और उसने 4 वर्ष के लिए लिए। तो आपने देखा कि 4 वर्ष में अगर हम किसी धन को चुकाते हैं तो अगर 10% एक साल की ब्याज होगी तो 4 वर्ष में आपको 4 दाई 40% आपने ब्याज दिया। तो 40% अगर ब्याज दिया तो आपके जो 40% होते हैं 40% 2/5 होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर 5 रुपये धन लिया तो आपने लौटाए कितने, 5 2 7 रुपये लौटाए, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 गुना 10% के हिसाब से 4 वर्ष में 40% ब्याज लगे। तो यहाँ पर अगर 5 के 7 लौटाएं तो यहाँ पर आपके जो 7 नहीं लौटाकर आपने कितने लौटाए हैं, 10,920 रुपये लौटाए हैं। तो ये आपके कितने गुना ज़्यादा हो गए, 1560 गुना हो गए। तो अगर आप यहाँ पर धन को भी अगर 1560 गुना करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 7,800 रुपये। यानी कि आपने 7,800 रुपये उधार लिए थे और आपको टोटली ब्याज समेत 10,920 लौटाने पड़े। तो उम्मीद है इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने इसकी एक लॉजिक बताई थी कि आप 50 और 80 के बीच के अभाज्य संख्याओं को अगर सोच कर निकालेंगे तो आपका टाइम भी लॉस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है कि जो आपके 50 और 80 के बीच जो 6 की टेबल होती है, जैसे कि 50 के बाद 54 होती है टेबल में, 60 हो जाती है, 66 हो जाती है और आपके यहाँ पर हो जाएंगे 72 और 78। यानी कि 50-80 के बीच में इतनी सारी यहाँ पर आपके टेबल होती है। तो 54 के पहले आपके 53, 54 के बाद 55, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 60 के पहले 59 और 60 के बाद यहाँ पर आपके हो गए 61। 66 के पहले 65 नहीं होंगे, 66 के बाद 67 हो जाएंगे और उसके बाद 72 के पहले 71 और 72 के बाद 73, 78 के पहले 77 तो आपके अभाज्य नहीं है और 79 है। तो आपने यहाँ पर देखा
कि 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79 ये सब अभाज्य संख्या है। अगर हम इसको जोड़ ले तो 9 3 12 13, 13 7 20 21, 21 9 30 3 33, तो यहाँ पर आपके इकाई पे 3 आ रहे हैं, तो ये आपके 463 योगफल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितनी आसानी से हमने अभाज्य संख्याओं को प्राप्त किया और फिर उसकी योगफल हमने यहाँ पर निकाल ली। तो उम्मीद है ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसे बेहतर रूप से पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पर आप अभाज्य संख्या की एक हमने पूरी चैप्टर यहाँ पर पढ़ाई है। तो अभाज्य संख्या में अगर आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से देखते हैं तो इसमें आपको सारी जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। तो इस चैप्टर को ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाकर। तो आज के सेशन में बस इतनी इम्पोर्टेंट हिसाब थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन, और अगले नए एक सेशन के साथ हम नए और भी बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ फिर से एक बार आएंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही, तब तक के लिए गुड बाय।